नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जो लेक्चर 0 हमने किया था वो ओरिएंटेशन लेक्चर था मध्यकालीन भारत का। और इसमें हमने देखा था कि हम लोग कौन कौन सा पोर्शन और कौन कौन सी डायनेस्टीज़ इसमें कवर करेंगे। ये छोटा पोर्शन है, कोशिश करेंगे कि 6 से 7 क्लास में इसको पूरा समअप कर दिया जाए। आपको पता है कि 108 दिन की सीरीज़ स्टार्ट की गई थी, जो कि जुलाई से स्टार्ट हुई थी, और काफ़ी सफलतापूर्वक हमने 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट खत्म कर दिए हैं। जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उन्हें ब्रीफ में तो खत्म कर ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मेन फोकस है, आप लोग करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। मक्का सऊदी अरब में स्थित एक स्थान है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। और इसी कारण से ये मक्का जो स्थान है वो काफ़ी फेमस है, जो भी मुस्लिम अनुयायी हैं उन लोगों में, ठीक है। अब जो हजरत मोहम्मद है वो मक्का से मदीना गए थे, इसी कारण आज भी लोग हज करने मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु के बारे में कहता है कि 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। फिर एक पॉइंट आता है कि भारत जो नाम है अपने भारत वर्ष का, वो क्यों भारत पड़ा। तो 3-4 इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। पहला है कि ऋग्वेद में उल्लिखित है भरत कबीले के बारे में, उसी के नाम पर कहते हैं कि इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि दुष्यंत के पुत्र भरत हैं, उनके नाम पर भारत का नाम जो है, हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और तीसरा है कि ऋषभ देव, जो कि आपके जैन तीर्थंकर थे पहले, उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी भरत था, तो इस देश का नाम उनके नाम पर भी भारत पड़ा। ये 3 मान्यताएं हैं। इसके अलावा ईरानियों का पूछा जाता है कि ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द, मतलब किसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो देखिए, ई और हा लिखने एक ही जैसा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। हा भी ऐसे ही लिखते हैं और ई भी ऐसे ही लिखते हैं, एक जैसा है, ठीक है। तो ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और यूनानियों ने इंडिया कहा, ठीक है। फिर हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि किसने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया, तो वो अरबों ने प्रयोग किया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है पहले मुस्लिम आक्रमण की। तो 712 ईस्वी में एक सफल अरब आक्रमण होता है। याद रखिएगा, 712 एडी में हो रहा है। सफलतम आक्रमण जो है वो 712 एडी में हो रहा है। इसके पहले भी कई असफल आक्रमण हुए, परंतु सफल आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके पूर्व जो आक्रमण हुए हैं वो उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान जो है भेजा गया था, लेकिन वो पराजित हो गया था। इराक के हाकिम अल अज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो आक्रमण किसके द्वारा हुआ? मुस्लिमों के द्वारा, बेसिकली अरब के द्वारा। और भेजा किसने था? तो हाकिम अल हज्जाज ने भेजा था। अब 712 एडी में जो आक्रमण हुआ उसमें अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। और उस समय जो सिंध है प्रदेश है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में आएगा, उस सिंध प्रदेश पर दाहिर का शासन था, ठीक है। इसकी जो चर्चा है वो किस में होती है? तो एक ग्रंथ है चचनामा। चचनामा में इसका वर्णन है, जो कि पर्शियन में लिखा हुआ है, यानी कि फारसी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सिंध विजय की पूरी जानकारी वर्णित है। अब हम लोग आते हैं गजनी वंश पर। तो गजनी वंश के विषय में भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महमूद गजनवी जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हम लोग की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इसी वंश का शासक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट देखना कि गजनी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है अल्पतगीन, ठीक है। जो कि अब इसमें एक पॉइंट और है जिसके बारे में इसमें नहीं लिखा हुआ है, कि जब अल्पतगीन की डेथ हो जाती है, अल्पतगीन जो भी हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जिन्होंने गजनी साम्राज्य की स्थापना की है, तो उनकी मृत्यु के पश्चात पीरितगीन आते हैं। कौन आता है? पीरितगीन आते हैं, ठीक है ना, पीरितगीन आते हैं, ठीक है। तो पीरितगीन शासन करते हैं। उसके बाद फिर अल्पतगीन का एक गुलाम है और वही उनका दामाद भी है, जिसका नाम है सुबुक्तगीन। तो नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, सुबुक्तगीन। अब ये सुबुक्तगीन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सुबुक्तगीन का ही जो लड़का है उसी का नाम है महमूद गजनवी, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा नाम जानते हैं कि गजनी वंश का जो अन्य नाम है वो है यामिनी वंश, ठीक है। अल्पतगीन जो व्यक्ति थे वो गजनी को अपनी राजधानी बनाते हैं और महमूद गजनवी शासक बन रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि अल्पतगीन के बाद कुछ दिन शासन करते हैं पीरितगीन, लेकिन अल्पतगीन का जो दामाद है और उसी का वो एक तरह से गुलाम भी है, जिसका नाम है सुबुक्तगीन, उसका लड़का गजनी महमूद गजनवी होता है, जो कि 998 एडी में या 998 ईस्वी में शासन करना स्टार्ट करता है। सर हेनरी इलियट की माने या उनके अनुसार बात करें तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार टोटल आक्रमण किए। कई बार पहले ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन हुआ करता था जो कि पूछता था।
उसके जन्म से संबंधित एक तथ्य दिया है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग ये जानेंगे 998 एडी में वो शासन करना स्टार्ट किया है। वह खीवा या प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अलबरूनी के बारे में बात करें तो अलबरूनी केवल एक हिस्टोरियन नहीं है, यानी कि इतिहासकार ही नहीं है, बल्कि उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी थी। मतलब अन्य जो फील्ड है उसमें भी बहुत ज़्यादा ये एक तरह से नॉलेज रखता है, जैसे खगोल विज्ञान हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, रीजनिंग टाइप की चीज़ें हो गई, औषधि विज्ञान समझ ही रहे हैं आप लोग, मेडिसिनल चीज़ें, गणित और धर्मशास्त्र की भी ये बहुत ज़्यादा, रिलीजियस टेक्स्ट की भी बहुत ज़्यादा जानकारी रखता है। वो संस्कृत का भी अध्ययन करता है और संस्कृत की रचनाएं भी किया हुआ है, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वरामिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके साथ ही एक बात और है कि ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक है, बस ये जान जाइएगा कि वरामिहिर की रचनाएं इत्यादि जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ठीक है। जो आपका अलबरूनी है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि मात्र इतिहासकार नहीं है, उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण की को उद्धृत किया है। मतलब वो जगह जगह पर साइट करता है कि भाई ये चीज़ यहाँ से ले रहे हैं, ये चीज़ यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अलबरूनी अरबी भाषा में तहकीके हिंद लिखता है, जो मुझे लगता है कि 3-4 साल पे एक बार जरूर पूछ लेता है, ठीक है। तो हो सकता है 2024 भी वो साल हो जबकि तहकीके हिंद के बारे में पूछ ले। तो ये अलबरूनी लिखे हुए हैं। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। तो किसने किया? एडवर्ड साची ने किया। किसका अनुवाद किया? तो तहकीके हिंद का अनुवाद करते हैं अरबी से सीधे इंग्लिश। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप वो साउथ स्टार रजनीकांत मत समझ लेना, हालांकि वो भी कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा करते हैं। अलबरूनी की जो बुक है तहकीके हिंद, उसका दोस्तों। फिर संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी ने जारी किए। प्रश्न ऐसे पूछता है कि वह कौन सा शासक था जिसने संस्कृत के साथ मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रालेख के साथ किस धातु के सिक्के जारी किए हैं, तो चांदी के सिक्के जारी किए हैं। ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइन बिल्कुल घोट जाइए, याद कर लीजिए। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्कों पर दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित है। एक और किस में अंकित है? तो अरबी में अंकित है। क्यों? क्योंकि वो भाई वहीं के रहने वाले हैं, अरब शासक हैं, तो अरबी में अंकित है। और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में अंकित है, ठीक है। जो मेरा टाइपिस्ट है वो चेवनागरी भी कभी कभी लिख लेता है, हालांकि हम लोग को बस देवनागरी पता है, ठीक है। आइए सिक्कों के मध्य भाग की बात करें तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति महमूद, ठीक है। संस्कृत भाषा में मध्य भाग में क्या लिखा हुआ है कि अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब जब आपका गजनवी की बात हो ही रही है तो कुछ पॉइंट उसके बारे में और बता दे रहा हूँ। जैसे महमूद गजनवी 27 साल की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 1000 में सबसे पहला आक्रमण भारत में करता है, सन 1000 में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1000 AD में सबसे पहला आक्रमण करता है। दूसरा आक्रमण करता है 1001 में, जो शाही राजा जयपाल हैं उनके विरुद्ध, और नगरकोट के विरुद्ध करता है 1008 में, ठीक है। तो 1001 में करता है जयपाल से लड़ रहा है, और 1008 में करता है, 1 0 अधिक हो गया इसमें, ठीक है। इसमें करता है आपका नगरकोट के विरुद्ध, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि सोमनाथ मंदिर, जो कि सबसे प्रचलित आक्रमण है, वो 1025 AD में करता है, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ से मंदिर से अपार धन संपदा लूट करके वो वापस जा रहा था, तो याद रखना है कि इसको जो है खोखरों ने या जाटों ने जो है रास्ते में पकड़ क्या लिया, आक्रमण कर दिया और बहुत सारी धन संपदा इसकी लूट ली थी, ठीक है। इसीलिए वो फिर से एक बार और आक्रमण करता है सन 1027 में जाटों के विरुद्ध, ठीक है, और डेथ हो जाती है उसकी 1030 ईस्वी में। तो कुछ पॉइंट इसमें याद रखिएगा। अब आता है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में बात हो रही थी कि 1192 ईस्वी में इसने उत्तर भारत को जीता है, और इसका प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर होता है, और 1205 तक वो बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। तो प्रश्न यहाँ ये पूछता है गजनवी के बारे में बेसिकली कि उसका क्या रीज़न था आक्रमण करने का। क्या वो अपना राज्य विस्तार करना चाहता था? नहीं, बस वो भारत से धन संपदा ही लूटना चाहता था, ठीक है। चलिए अगला चीज़ देखते हैं कि 1178 में 1178 में मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण करता है, किंतु वहाँ पर भीम II, जिसका नाम ज़्यादा मिलता है, उसी को मूल राज II भी कहते हैं, वो
अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत, यानी कि जो माउंट आबू पर्वत है उसके निकट गोरी का मुकाबला करता है और उसको हरा देता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि मोहम्मद गोरी जब भारत में आक्रमण कर रहा है गुजरात के निकट, तो भीम दो या मूलराज दो अपनी विधवा माँ जिनका नाम है नायिका देवी, उनके साथ इनको हरा देता है। ठीक है, यह गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। तो जब प्रथम पराजय की बात करते हैं 1178 में, तो गोरी की पराजय मूलराज दो के समय में हो चुकी है। 1191 में फिर से पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है। अब देखिए पृथ्वीराज कई सारे हैं, तो ये हैं PRC3, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड की बात होती है। जब भी पृथ्वीराज चौहान लिखोगे तो उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, यानी कि PRC3 की बात हो रही है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जब गोरी का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तो इसमें भी गोरी जो है हार जाता है। और उसके बाद 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब चलते हैं इसके बाद देखते हैं 1192 के बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए 1206, अच्छा अब इसमें सीधे गुलाम वंश में एंट्री ले लिया है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के पिछली बार मैंने ब्रीफ कर दिया था कि ऐसा ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं, एक बार थोड़ा सा बात और जानते हैं कि भाई 3 युद्ध इसमें पूछता है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के बीच हो रहा है, जिसमें चौहान विजयी हो रहे हैं। 1192 में हो रहा है जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी हो रहा है। और चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच 1194 में। तो ये भी याद रखना है, चंदावर का युद्ध हो रहा है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में, चंदावर, जिसमें जयचंद लड़ रहे हैं गोरी के साथ। ठीक है, और फिर से गोरी विजयी हो जाता है। तो इतनी ही बातें जो है गोरी के बारे में थी। गोरी की हत्या हो जाती है लास्ट में 1206 ईस्वी के आसपास। अब देखिए यहाँ से चीज़ें बदल जाएंगी जब गोरी की हत्या हो जाएगी। जब गोरी की हत्या हो जाती है तो उसका जो गुलाम होता है, जिसका नाम है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो है अपना गुलाम वंश की स्थापना करता है और उसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर के 1210 तक शासन करता है। और टोटल जो इसका सल्तनत काल है, मतलब जो पूरा गुलाम वंश चल रहा है, वो 1206 से 1290 तक चल रहा है। ठीक है, ये एक ही वंश के नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही पीढ़ी चलता जा रहा है। अलग अलग गुलाम जो है अलग अलग समय पर शासन कर रहे हैं 1290 तक। ठीक है, और वे स्वतंत्र माता पिता की संतान है, ये चीज़ इसमें बता रहा है। इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुल सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी कहना अधिक उपयुक्त होता है। इसी को हम लोग सल्तनत वंश भी कहते हैं। अब भारत में गुलाम का प्रथम शासक है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से 1210 तक शासन करता है, जो कि तुर्क जनजाति का है। ठीक है, तो ऐबक जो है तुर्क जनजाति का है। मैंने बताया कि चौगान खेलते समय ये घोड़े पर से गिरता है और इसकी डेथ हो जाती है। उसके साथ ही ये कुछ निर्माण कराता है, जिसमें कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन स्टार्ट किया है, यानी कुतुब मीनार को बनवाना स्टार्ट किया है। इसके साथ ही 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है अजमेर में। ठीक है, और इसको लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। तो कुछ कुछ पॉइंट जो है इसके बारे में, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए, बचपन में इसको निशापुर के एक काजी हैं जिनका नाम है फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी, ये एक दास के रूप में इसको खरीदते हैं। बहुत सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था, जिसके कारण इसको कुरान ख्वा भी कहते हैं। बाद में निशापुर से ये गजनी लाया जाता है, जहाँ उसको गोरी खरीद लेते हैं। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक गोरी का विश्वास पात्र हो जाता है। गोरी उसको अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर देता है। मतलब ऐसा समझ लो कि जितने भी घोड़े वाले क्षेत्र हैं ना, मतलब घोड़े देखने वाली चीज़ें, क्या बोलेंगे, घोड़ों को देख रेख करने वाला, तो उसी को अमीर आखूर कहते हैं। जब गोरी के मृत्यु के 3, अच्छा ठीक है, जैसे ही गोरी की हत्या होती है 1206 में, ठीक है, उसके 3 महीने बाद, मार्च में गोरी की हत्या होती है, उसके 3 महीने बाद जो है इसने जून में अपना राज्याभिषेक करा लिया। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, यानी कि वो कभी भारत आ करके शासन नहीं कर रहा था। हालांकि शासन उसका दिल्ली तक चल रहा था, क्योंकि कुतुब मीनार उसने दिल्ली में बनवाना स्टार्ट किया, लेकिन शासन हमेशा कहाँ से करता रहा, तो लाहौर से ही करता रहा। ये ऐसा सुल्तान है जो कि कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण कर रहा है, मतलब शासन तो कर रहा है, राज्याभिषेक तो करवा लिया इसने, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। केवल मलिक और सिपह सालार की पदवी से ही अपने आप को संतुष्ट रखता है। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। मतलब गोरी का उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद है, उससे ये कहते हैं कि भाई हमको मुक्ति पत्र दे दो, क्योंकि हम अपना राज्याभिषेक कर लिए हैं, काबुल में बैठे हुए हैं और दिल्ली तक संभाल रहे हैं अपनी सत्ता को।
तो 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिलती है। 1206 में शुरू करता है, 1210 में डेथ होती है और 1208 में दास्ता से इसको मुक्ति मिल रही है। उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी इनको कहा जाता है। तो दिल्ली में क्या क्या बनवाते हैं ये भी देख लेते हैं कि दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम बनवाते हैं। जब आप कुतुब मीनार देखोगे तो उसी के थोड़ी सी दूरी पे, उस मतलब उसी आसपास में, उसी विसिनिटी में एक टूटा हुआ सा स्ट्रक्चर है जिसको कुव्वतुल इस्लाम बोलते हैं, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाते हैं। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाते हैं और इसको कंप्लीट कौन करता है? इल्तुतमिश, इनका दामाद जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली की सल्तनत का स्वतंत्र राज्य बन गया। मतलब यहाँ से क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से ये शासन करना स्टार्ट करता है, ये दिल्ली आकर के शासन कर रहा है। और किससे प्रमाण पत्र मिलता है? तो बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र 1229 ईस्वी में पाता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री है, वो उसके वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थी, जिसके गले में घंटी लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। बाद में सेम इसी तरह के न्याय की जंजीर जो है स्थापित होती है आगरा फोर्ट के पीछे, आगरा फोर्ट नहीं, ताजमहल के पीछे। ठीक है, इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरवाद नामक अधिकारी नियुक्त किए। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा शख्स है जिसने सभी शहरों में काजी और अमीरवाद नामक अधिकारी नियुक्त किए हैं। ठीक है, तो उसका नाम इल्तुतमिश है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का जो शुरुआत कर रहा है वो आपका इल्तुतमिश से ही स्टार्ट होता है। यानी कि मुस्लिम संप्रभुता किससे स्टार्ट होती है? केवल आरपी त्रिपाठी के शब्दों में इल्तुतमिश से स्टार्ट होती है। मतलब जो सल्तनत काल का रियल फाउंडर है वो कौन है? गुलाम वंश का रियल फाउंडर है वो कौन है? तो उसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक के नाम से पूछा जाए तो उसको इल्तुतमिश बोलेंगे। पूछेंगे, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार को किसने कंप्लीट करवाया, तो कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। पूछा जाए कि कुतुब मीनार को किसने स्टार्ट करवाया, तो स्टार्ट करवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पूछा जाए कि लाख बख्श किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था, ऐसा वुल्जले हेग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, कहीं एग्जामिनेशन में डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस तरह के स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। तो वुल्जले हेग कहते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में कुछ चीज़ें और जान लेते हैं कि इल्तुतमिश जो है वो तुर्काने चहलगनी बनाता है, यानी कि 40 सरदारों का, 40 जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट सरदार रहे होंगे, यानी कि सबसे मंत्रिमंडल टाइप का एक चीज़ बनाता है। इसका नाम था तुर्काने चहलगनी। इसके अलावा जो इल्तुतमिश था वो आपका जीतल और टंका भी चलाता है। जीतल जो है वो आपका, तो जो जीतल है उसको पीतल से याद कर लो, हालांकि है वो कॉपर का। ठीक है, लेकिन चूंकि कॉपर से ही पीतल बनता है तो ऐसे याद कर लो, पीतल का जीतल। तो जीतल एक मुद्रा चलाता है, दूसरी चलाता है टंका। टंका जो रहता है वो चांदी का रहता है। ठीक, तो एक आपका कॉपर कॉइन यानी कि तांबे का चलाता है जीतल, और दूसरा चीज टंका चलाता है जो कि चांदी का रहता था। ये काम भी इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इल्तुतमिश के बारे में है वो ये है कि इसी के टाइम में एक जियाउद्दीन मांग बरनी व्यक्ति है, जो जियाउद्दीन मांग बरनी भाग करके आता है भारत में शरण लेने के लिए इनके काल में। ठीक है, जिसका पीछा कर रहा था वो महान रक्तपाती व्यक्ति जिसका नाम है आपका तेमुचिन। वास्तविक नाम तेमुचिन है और खतरनाक वाला नाम जो है उनका वो नाम है चंगेज खान। ठीक, तो चंगेज खान जो है उसका पीछा करता है, लेकिन हमारे वहाँ इल्तुतमिश जो है जलालुद्दीन मांगबरनी को यहाँ पर कोई शरण नहीं देता है जब वो शरण मांगता है। इसीलिए चंगेज खान भारत में तात्कालिक समय में जो इल्तुतमिश है उनके साम्राज्य पर आक्रमण नहीं करता है। अदरवाइज चंगेज खान इतना ज़्यादा क्रूर एक तरह से योद्धा था कि उसके लड़ाई का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था कि शाम हो गई नहीं मारेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो सब समझ जाइए जिस तरह कि चंगेज खान जहाँ भी आक्रमण करता था, ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा साम्राज्य या कुनबा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता था। मतलब मैं किस जानवर का आपको एक उदाहरण दे रहा था, जैसे हाइना एक जानवर है जिसकी विशेषता है कि वो अपने शिकार को
जिंदा ही रहता है तभी से खाना शुरू करता है। मतलब सपोज करो कि अगर वो हिरन का शिकार करने जा रहा है तो हिरन को तभी से नोच के खाना शुरू करेगा। सिमिलरली चंगेज खां के जो क्रूर योद्धा थे वो केवल मारते नहीं थे, पका के खा जाते थे, ऐसा समझ जाओ, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक शासक है। और जो इल्तुतमिश से जुड़ी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे उसका जो स्थापत्य है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। पहला इल्तुतमिश का मकबरा स्वयं इल्तुतमिश बनवाता है। दूसरा है सुल्तान गढ़ी, ये भी इल्तुतमिश बनवाता है। अतरकीन का दरवाज़ा, ये भी इल्तुतमिश बनवाता है। और जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाया था, ठीक है। इसके बाद इसकी पुत्री आती है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। तो पहली शासिका है मध्यकालीन भारत में, पहली महिला शासिका जिसका नाम है रजिया सुल्तान, 1236 से 1240 तक शासन करती है। इसके पहले एक शासक और आता है, उसका पुत्र जो रहता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज पर उसकी माँ यानी कि जो शाह तुर्कान है वो हमेशा छाई रहती है। लूसेंट की लाइन है डायरेक्टली कि रुकनुद्दीन फिरोज पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रहती है। तो लास्ट ईयर शायद इस पर प्रश्न पूछा हुआ था, तो बस याद रखिएगा रुकनुद्दीन फिरोज जो है केवल छोटे समय में शासन करता है, लेकिन उसकी माँ ही उसको डोमिनेट की रहती है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि कौन आता है, उसकी बहन आती है एक तरीके से, और रजिया सुल्तान जो कि आपके इल्तुतमिश की लड़की है। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। चूंकि ये जब जाती थी दरबार में तो पुरुषों के तरह से जो है कुला, और यानी कुला मतलब होता है टोपी, और चोगा, चोगा मतलब होता है एक तरह का काबा, पहन करके जाती थी पुरुषों की तरह से, ठीक है। इसी कारण से जो पुरुष वर्ग था वो इससे काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है ईर्ष्या रखता था। इसने राज्य की शक्ति को सवारों अथवा सूबेदारों में विभाजित कर दिया, करने के स्थान पर सुल्तान के हाथ में केंद्रित करने पर बल दिया। यानी कि कुल मिलाकर के जो अभी तक डिसेंट्रलाइज हुआ करता था शासन, उसको सेंट्रलाइज कर लेती है, अपने हाथ में ले लेती है। और इस प्रकार इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, ठीक है। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। बेसिकली एक व्यक्ति है जिसका नाम है जमालुद्दीन याकूत, जिसको रजिया अमीर आखूर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त करती है। और शादी जो होती है रजिया की वो अल्तूनिया से ही होती है, ठीक है। लेकिन शादी करने के बाद ये फिर से गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करती है और डाकुओं द्वारा कैथल के पास जो है इसकी हत्या कर देती है, की जाती है, ठीक है। कुल मिला के इतनी ही बातें रजिया सुल्तान के बारे में फेमस थी, ठीक है। फिर आता है बलबन, जो कि तुर्कान चहलगनी का एक सदस्य है जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो बलबन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो चहलगनी होते हैं, 40 सरदारों का गुट होता है, उसको भंग करने का काम कौन करता है? तो बलबन ही करता है, स्वयं बलबन करता है, ठीक है। इसके साथ एक बात जो और इम्पॉर्टेंट है बलबन के बारे में कि ये सिजदा और पैबोस प्रथा है। सिजदा मतलब होता है घुटने के बल पर बैठना, और पैबोस मतलब होता है हाथ चूमना, ऐसा करके कुछ प्रथा होती है, ठीक है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू करवाता है अपने शासनकाल में दरबार में। उसके साथ नौरोज एक फेस्टिवल है जो कि पारसी मनाते हैं, तो नौरोज फेस्टिवल भी ये शुरू करवाता है। इसके अलावा एक अपने विरोधियों के प्रति ये लौह और रक्त यानी कि आयरन एंड ब्लड की जो नीति होती है, लौह और रक्त की, उसको भी स्टार्ट करवाता है। और बलबन को उलूग खां की उपाधि मिलती है। कौन देता है? तो नसरुद्दीन महमूद देता है, ठीक। अब बाकी चीज़ें जो मैंने बता दी उसके अलावा टेक्स्ट देख लेते हैं कि बलबन 1266 से 1286 तक लगभग 20 वर्ष तक शासन करता है सुल्तान के रूप में। इसको उलूग खां के नाम से भी जाना जा रहा है और इसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, ठीक है। इल्तुतमिश की भांति ही वो इलबरी तुर्क था। बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों बेच देता है। मतलब देखिए कैसे मैं कह रहा था कि जो गुलाम वंश है जरूरी नहीं कि एक ही पीढ़ी का हो, अलग अलग पीढ़ियों के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो बलबन है ये अलग व्यक्ति है, मतलब कि जो अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका दामाद आता है आपका इल्तुतमिश, फिर उसका लड़का आता है, ठीक है। फिर मतलब रुकनुद्दीन फिरोज, और उसी रुकनुद्दीन फिरोज की बहन आती है आपका रजिया सुल्तान। लेकिन ये जो बलबन व्यक्ति आ रहा है ये बिल्कुल ही अलग व्यक्ति है, ठीक है। ये एक तरह का दास है जो कि अब जाकर के शासक बना है और तुर्काले चहलगनी का पहले ये सदस्य था। 1232 में जब दिल्ली आता है तो इल्तुतमिश इसको खरीद लेता है 1233 में ग्वालियर विजय के बाद, ठीक है। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर के इल्तुतमिश उसको हसदार का पद दे देता है, ठीक।
इसके बाद क्या पॉइंट है इसमें कि बलबन ने उस वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी ना हो। ठीक, तो खलजी वंश के पहले कुछ चीज़ें और बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन एक काम और करता था कि जो इसकी सेना थी उसको मतलब काफ़ी दुरुस्त रखता था अपनी सेना को। ठीक है, इसके साथ जो फारसी कवि हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों ही बलबन के दरबार में रहते थे उस समय। अब गुलाम वंश का जो अंतिम शासक आता है उसका नाम है शमशुद्दीन कैमूर्स। ठीक, यहां पर गुलाम वंश आपका खत्म हो रहा है। बलबन के बारे में भी पूछा जाता है कि बलबन ने किस चीज़ का निर्माण किया था, तो लाल महल और बलबन का मकबरा, इन दोनों का निर्माण ही बलबन ने किया था। तो लाल महल का निर्माण भी बलबन ने किया था, जिस पर प्रश्न पूछा हुआ है। अब आता है खलजी वंश। तो खलजी वंश का सबसे खतरनाक शासक कौन है? अलाउद्दीन खलजी है, जो कि बहुत सारे रिफॉर्म लेकर के आया था बाजार नियंत्रण से संबंध में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या खलजी वंश के बारे में कह रहा है। सबसे पहले आएंगे आपके जलालुद्दीन खलजी, और इन्हीं का दामाद है अलाउद्दीन खलजी। 1290 ईस्वी में खलजी वंश की स्थापना होती है। इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1290 में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए किलोखरी के महल में किया। किलोखरी का महल है जो कि अपूर्ण था, उसी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। अब डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। तो ये भी याद रखिएगा, ये तुर्की सुल्तान है जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखता है। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो उसे अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का पद देता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि जब जलालुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अलाउद्दीन उस समय क्या कर रहा था। ठीक, तो अलाउद्दीन के पास अमीर तुजुक का पद था। इसके बाद जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? अलाउद्दीन ने कर दिया। तो अगर आप देखे होंगे वो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर जो पद्मावत बनी है, तो उसमें भी सेम चीज़ें दिखाई हुई हैं कि भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शायद रजा मुराद हैं, और फिर वो मेन हीरो वो क्या नाम है उसका, जो भी है रणवीर सिंह है शायद। ठीक है, तो इस और उन्हीं की लड़की से उसकी शादी हुई रहती है, ये भी चीज़ दिखाता है। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो अलाउद्दीन खिलजी की ही रहती है, और इसी कारण इसको कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि जो राज्य है उसको धर्म के अनुसार ये चलाने लगा। ठीक है, अभी तक धर्म के अनुसार राज्य नहीं चला था, लेकिन धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने वाला सुल्तान कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमनिन जो है बताया। उलेमा वर्ग के प्रभावों से मुक्त रहा। उलेमा कौन होते हैं? जो थोड़ा सा प्रतिष्ठित वर्ग है धार्मिक लोगों का, उसे उलेमा कहते हैं। तो इनके प्रभाव से भी ये मुक्त रहता है। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, ये तो आप लोगों को पता भी होगा। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करता है, या सिकंदर सानी टू भी कहते हैं। तो सिकंदर द्वितीय सानी या सिकंदर सानी टू की उपाधि ये धारण करता है। कौन धारण करता है? अलाउद्दीन खिलजी धारण करता है, और अपने सिक्कों पर इसको अंकित भी करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति है, इसका नाम है जफर खां, जो कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा जाता है। उस समय का वो श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। तो कभी कभार जफर खां के बारे में पूछता है कि जफर खां किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। पद्मिनी, जो मैं पद्मावत की बात कर रहा हूँ, तो पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी है। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान, बौरान यहाँ पर लिख दिया है, काफ़ी बढ़िया टाइपिस्ट काम कर रहा है इस समय, दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण पद्मिनी जो है जौहर कर लेती हैं। तो यही पूरा प्रकरण हमने उस मूवी में पद्मावत में देखा है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। ठीक है, तो पहले उस जो मूवी थी उसका नाम पद्मावत था, फिर बाद में पद्मावती कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कुछ विद्रोह होते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बारे में भी देख लेते हैं कि अलाउद्दीन की राजस्व, अच्छा ये जो है टोटल जितने विद्रोह किया था, यानी कि जो जहाँ जहाँ ये आक्रमण किया उसके बारे में भी मैं एक लिस्ट बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले जो आक्रमण हुआ 1299 में गुजरात पर ये करता है। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर पर करता है 1301 में, चित्तौड़ पर करता है 1303 में, और मालवा पर करता है 1305, सिवाना पर करता है 1308, और जालौर पर करता है 1311। तो जो मैंने बोला है उसको पॉज करिए और एक बारी लिख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या इमारतें बनवाया है, यानी कि जो स्थापत्य इसके समय में बना हुआ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी शासक का स्थापत्य अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी भी प्रश्न उस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दो स्थापत्य जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी आप लिख लीजिए। पहला है जमात खाना मस्जिद, ये भी अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। हजार सितून जो कि स्तंभ है वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और एक और कभी कभार पूछ सकता है अलाई दरवाज़ा, सबको पता होता है हालांकि, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी उसके अलावा क्या करता था, तो घोड़ा दागने की प्रथा भी करवाया था, हुलिया पहचानता था और बहुत सारे बाजार नियंत्रण के लिए कर लगाए थे। जैसे दीवाने रियासत लगाया था, व्यापारियों पर नियंत्रण रखने वाला ये था। जो दीवाने रियासत था, ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था पर संचालन करता था। शहनाए मंडी था, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, जिसको शहनाए मंडी कहते थे। बरीद था, जो कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। फिर उसके अलावा मुन्हियान वह गुप्तचर थे, जो कि गुप्त सूचना प्रदान किए जाते थे। ठीक है, इसने इसके अलावा घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया पहचानने की प्रथा की शुरुआत की, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अपनी सेना को बहुत ज़्यादा सशक्त रखता था, इसीलिए ये नगद वेतन देता था, सेना को नगद वेतन देता था। ठीक है, इसके अलावा एक काम और करता था ये, जो कि था स्थायी सेना रखना। मतलब ये हमेशा सेना रखता था, ऐसा नहीं है कि बावर्ची को लड़ा दे अपने वहाँ, ये एक परमानेंट सेना रखा रहता था। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वहाँ मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन, वफ यानी कि धर्मार्थ हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। जिसको भी फ्री फंड की भूमि मिली थी, जिसको भी फ्री में लोग भूमि रखे हुए थे, सबकी भूमि छीन लेता है। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ठीक है, तो कैसी भूमि विकसित होती है? खालिसा भूमि। जब ये भूमि छीन लेता है सबसे, तो खालिसा भूमि विकसित होती है। अलाउद्दीन खिलजी 50% भूमि कर जो है लेता है, इसको बोलते हैं खराज। एक और कर लेता है, इसको बोलते हैं खम्स। लूट का जो माल है उस पर भी ये जो है टैक्स लेता है, उसको बोलते हैं खम्स या खुम्स। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया, कि भाई भूमि की जो आय होगी उस पर हम आपसे राजस्व लेंगे। ऐसा नहीं है कि बस अंधा कहीं से भी राजस्व फिक्स कर दिया, भूमि की आय पर ये जो है राजस्व लेता था। फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली जो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या मूल्य नियंत्रण की नीति भी है, इसने लागू किया था। इसने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। तो मलिक कबूल को क्या नियुक्त किया था? शहना ये मंडी मतलब वही होता है बाजार, शहना मतलब ही होता है बाजार। ठीक है, तो उसका अधीक्षक नियुक्त किया था। बर्नी क्या कहता है? इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना था तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार ना पनपने देना बताता है। ठीक है, तो बर्नी दो बातें बताता है। पहला बताता है कि जो भी मंगोल हैं उनके विरुद्ध हमारे पास एक बढ़िया सेना हो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। और दूसरी चीज़ कि हिंदुओं में इस तरह का यानी कि विरोध करने का कोई विचार ना पनपे, इसलिए भी विशाल सेना ये रखता था। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम जो है ये भी स्टार्ट करता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नवीन कर लगाए जाते हैं, घरी कर और चरी कर या चराई कर। तो घरी कर घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता है और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है। यहाँ पर इसने बुधारू लिख दिया है भाई, टेक्निकल टीम को लग रहा है फिर से एक बार पकड़ना पड़ेगा। बुधारू क्या होता है भाई? बुधारू गाय का तो दूध वही पीते होंगे, दूध पीते होंगे, दूध भी नहीं पीते होंगे। ठीक है, फिर आता है 1306 ईस्वी में। तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। तो ये प्रश्न आप सोच रहे होगे कि ये डेटा क्यों दिया है? ये डेटा इसलिए दिया है क्योंकि इस पर डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सीमा है भारत की एक तरह से या सल्तनत काल की, वो कौन सी है? तो वो रावी नदी है। बस इतना चीज़ याद रखना है। उस पार तक मंगोल आते हैं और इधर जो है आपका सल्तनत कालीन सीमा है। फिर गयासुद्दीन तुगलक के समय, शिर मुगल के समय या उनके नेतृत्व में मंगोल सेना सिंधु को अवश्य पार करती है, लेकिन सामना के सूबेदार मलिक शादी ने उनको हरा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि रावी या सिंधु नदी को पार नहीं किया, पार किया अलग अलग समय पर, बट कोई ना कोई वहाँ पर हरा दिया। फिर मुबारक खिलजी इसके बाद आता है जो कि स्वयं को खलीफा घोषित करता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा शासक है जो कि स्वयं को खलीफा घोषित करता है? तो मुबारक खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करते हैं और उल इमाम खिलाफतुल्लाह की जो है उपाधियां धारण करते हैं, जिनके वह सर्वथा अयोग्य था, जिनके लिए वह सर्वथा अयोग्य भी थे। फिर आते हैं नसरुद्दीन खुसरव शाह, जो कि हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। ये अपने नाम का खुतबा पढ़वाता था और पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया था। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। ठीक है ना। कुछ चीज़ें और जो छूट गई थी गलती से, वो भी मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ। इस साइड का कुछ पोर्शन छूटा हुआ है, वो भी चीज़ें मैं अभी कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। रजिया से ही जो है कई सारी चीज़ें छूटी हुई हैं,
कुछ गलती मेरे से हो गई, लेकिन रजिया नहीं अभी कवर करेंगे, वो कल रिवाइज कराऊंगा तो कवर कर दूंगा। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कई सारे जो विद्रोह हुए उस पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक है, अध्यादेश है, अध्यादेश नहीं है। ठीक है, पहला क्या था कि उपहार, पेंशन और दान में प्राप्त भूमि, ठीक है, आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई था। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से आधिकारिक कर लेने के आदेश दिए गए। ठीक है, दूसरे अध्यादेश के अनुसार गुप्तचर विभाग को संगठित किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग किया गया और जुआ खेलने पर भी रोक लगा दिया गया। चौथे अध्यादेश के अनुसार सरदारों एवं अमीरों की बचतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। यह भी प्रश्न कई बारी पूछा हुआ है कि जब गुजरात पर आक्रमण होता है तो देवगिरी पर आक्रमण, वही गुजरात हो गया, देवगिरी पर जब आक्रमण होता है तो वहाँ का शासक कौन है, तो रामचंद्र देव वहाँ का शासक है। 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 में और 1306 में उसमें गैप कर दिया, यानी कि एलिचपुर की आय जो है वो नहीं भेजी। ठीक है ना। तो 1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है इसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया और रामचंद्र देव को युद्ध में पराजित कर दिया, और उसने फिर रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया इसने तथा उसे राय रायन की उपाधि दिया। 6 महीने पश्चात उसे 1 लाख सोने का टका और नौसारी का जिला देकर उसे वापस राज्य के लिए भेज दिया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो मलिक काफूर का भी आपको रोल, अगर वो मूवी हल्की फुल्की देखे होंगे तो याद होगा। ठीक है, मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था, यानी कि ये भी एक तरह का दास है जिसको गुजरात विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करता है। इसे 1000 दिनारी भी कहकर पुकारा जाता है। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूलना स्टार्ट किया था। अलाउद्दीन एक पृथक विभाग जिसको दीवाने मुस्तखराज था उसको स्थापित किया था। खुद मुकद्दम एवं चौधरी जो है परंपरागत लगान अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और ये लोग जो परंपरागत तरीके से लगान वसूलने का अधिकार है उसको छीन लेता है, जो भी लगान अधिकारी हैं खुद मुकद्दम और चौधरी से। उसने सारे विशेषाधिकार भी लोगों के समाप्त कर दिए। उसने भूमि पर से कर लिया, उसकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी भी लिए गए। कहने का मतलब यह है कि जितने भी विशेषाधिकार थे कि उन लोगों की भूमि पर किसी तरह का कर नहीं लिया जाएगा, तो वहाँ से भी कर लेना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण खुद यानी कि जमींदार और बलाहार में कोई अंतर नहीं रह गया कि ये भाई तुम खुद हो, मुकद्दम हो, कोई भी हो, लेकिन तुम्हारे ज़मीन पर से अब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट आज हमने कवर कर दिया है। कल से हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करेंगे, जितनी चीज़ें छूट गई हैं एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसको लिखने के लिए आपको बोलूँगा और बाकी चीज़ें हम लोग नई पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।